राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक साथ कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह ने कांग्रेस को अचानक ही 2019 की जंग के लिए तैयार कर दिया, तो विपक्ष भी इस मौके पर एकजुट दिखा। सवाल है कि क्या 2018 की ये तस्वीर 2019 के महाभारत का ट्रेलर तो नहीं? मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2018 में 2019 का सियासी ट्रेलर। राहुल बने विपक्षी एकता की धुरी। क्या रंग दिखाएगी विपक्ष की एकता? राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस राज। मैं अशोक गहलोत 17 दिसंबर की तारीख कांग्रेस के लिए पिछले 5 साल की सबसे सुखद तारीख रही, जहां एक साथ हिंदी हार्टलैंड के 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस राज का आगाज हो गया। मई में कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस सरकार के गठन के वक्त की इस तस्वीर ने विपक्ष को बीजेपी के सामने खड़े होने का साहस दिया था और अजेय माने जाने वाली बीजेपी का विकल्प देश के सामने पेश किया था। लेकिन सोमवार की इन तस्वीरों ने विपक्ष को लड़ने का मादा दिया है। आपको बताएंगे कि 2019 के महाभारत में कांग्रेस के इन 3 शपथ ग्रहण समारोह की क्या भूमिका होगी। लेकिन उसके पहले हम आपको बताते हैं कि जयपुर, भोपाल और रायपुर की ये तस्वीरें आखिर क्यों 2019 की बड़ी चुनौती हो सकती हैं। 1-2 विपक्षी दलों को छोड़कर कांग्रेस के इन तीनों शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष की एकता दिखी। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा, डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन, कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, एलजेडी के संयोजक शरद यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन कांग्रेस के इन शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। इसका मतलब है कि कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक विपक्ष की एकता दिखी। हालांकि टीएमसी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं दिखा, जो बीजेपी के लिए राहत की खबर हो सकती है। अगर विपक्ष की ताकत के इतर सिर्फ कांग्रेस की बात करें तो 3 राज्यों में सरकार बनाकर कांग्रेस ने खुद को 2019 के लिए तैयार कर लिया है। अप्रैल-मई 2019 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही पंजाब और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में सरकार होने की वजह से कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करने की स्थिति में होगी। खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 65 सीटें हैं, जिनमें अधिकांश सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और सभी बीजेपी के पास हैं, तो एमपी की 29 सीटों में से बीजेपी का 26 और कांग्रेस का 3 सीटों पर कब्जा है। वहीं छत्तीसगढ़ की 11 में से केवल 1 सीट कांग्रेस के पास है, जबकि बाकी बची 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। यानी हिंदी हार्टलैंड की 65 सीटों में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन 2019 में बीजेपी के लिए अब 2014 वाला प्रदर्शन दोहराना नामुमकिन सा दिखता है। चुनावी दावों को परे छोड़कर अगर सिर्फ जनता के बदलते मूड को देखें तो 2019 की जंग बीजेपी के लिए कठिन चुनौती साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और एमपी के नए सीएम कमलनाथ ने कहा है कि निवेश बढ़ाने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसका ध्यान सरकार रखेगी। निवेश को प्रोत्साहन करने की स्कीम तभी लागू होगी जब 70% रोजगार एमपी के लोगों को दिया जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि बिहार और यूपी के लोगों को यहां रोजगार मिलता है और स्थानीय लोग ऐसे ही रह जाते हैं, और ऐसे में स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर ही सब्सिडी मिलेगी। कि जो भी हमारी स्कीम्स हैं निवेश की, जो हम इंसेंटिव देते हैं, ये तभी लागू होंगे जब 70% लोग रोजगार लोकल होए, मध्य प्रदेश से होए। कि बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहां अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश से। मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रहते हैं। तो उनको तभी उन
इंसेंटिव्स का लाभ मिलेगा अगर 70% रोजगार मध्य प्रदेश का लोकल हो। और कमलनाथ के बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां अपने नए सीएम का बचाव किया, वहीं आरजेडी कुछ भी बोलने से बचते देखी, जबकि बीजेपी ने कमलनाथ के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। जेडीयू ने कमलनाथ के बयान को क्षेत्रवाद बढ़ाने वाला बताया। आपको बताएं कि कमलनाथ ने कहा था कि बिहार और यूपी के लोगों के कारण स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता। बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र का देश के हर व्यक्ति कहीं भी रहने के लिए स्वतंत्र है और रहेगा। कमलनाथ जी का ये बयान, मैं बयान को सुना नहीं, उनके काम को देखते हैं। आज किसानों को उन्होंने कर्ज माफ करके भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन पे बड़ा तमाचा दिया है। हर व्यक्ति को, हर राज्य के व्यक्ति को दूसरे राज्य में जाने का, आने का अधिकार है। और श्री कमलनाथ जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, उनकी पूरी बातों को देखने के बाद ही पता चलेगा। कमलनाथ जी का यह बयान दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के संघीय ढांचा के खिलाफ है। देश का संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम देश के किसी कोने में जाकर, किसी राज्य में जाकर नौकरी करें, व्यवसाय करें, पढ़ें। कमलनाथ जी ऐसे व्यक्ति से और कुछ बेहतर हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। वो सिख दंगे के आरोपी हैं और मध्य प्रदेश में भी चाहते हैं कि क्षेत्रवाद के नाम पर हिंसा भड़के, और इनका जो बयान की हम निंदा करते हैं। राफेल मुद्दे को लेकर कई महीनों से सियासी सरगर्मी जारी है। कांग्रेस और इसके अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम पर लगातार हमला बोला, लेकिन 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार को राहत मिली है। कोर्ट ने सीबीआई जांच कराने की मांग को खारिज कर दिया है और इसके बाद बीजेपी हमलावर है। राफेल मुद्दे को लेकर जारी है राजनीति। सुप्रीम फैसले के बाद हमलावर बीजेपी। मामले पर अब तक देश की जनता, बीजेपी ने 70 शहरों में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राफेल की जो कंपनी डोसाल्ट है वो आज पटना में केशव तो रांची में भूपेंद्र रहे मौजूद। देश के सुरक्षा तंत्र को राफेल की जो कंपनी डोसाल्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट से 36 राफेल विमान सौदे में किसी तरह की जांच की संभावना को नकारते हुए कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 8.7 बिलियन डॉलर की रक्षा डील में किसी तरह की अनियमितता नहीं पाई है। मामले को लेकर बीजेपी अब अग्रेसिव मोड में। पार्टी ने अपने मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों समेत अपने प्रमुख नेताओं को देश के 70 शहरों में कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए तैनात किया। पटना में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो रांची में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस के बारे में हम भी जानते हैं और देश भी जानता है, आप सब भी जानते हैं कि यह झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करने वाली है, जिसने राफेल के मुद्दे पर देश से झूठ बोलने का भी काम किया, देश को गुमराह करने का काम किया। कुल मिलाकर निर्णय में है कि 74 मीटिंग इसके निर्णय के लेने के संबंध में हुई। हर देश के रक्षा सौदे के विषय में जितने भी प्रकार की आशंका है, सबका समाधान इसके अंतर्गत किया गया, जो जजमेंट में ऑन रिकॉर्ड है। और बाद में सारे निर्णय को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस के द्वारा अप्रूव कराया गया, जिसको न्यायालय ने एकदम सही पाया। बीजेपी ने जहां कांग्रेस पर करारा हमला बोला, तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्लीन चिट नहीं समझने की नसीहत की और फिर से जेपीसी जांच की मांग की। तो आरजेडी ने कहा कि जनता अब बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाली है। उसने आज तक देश की जनता से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। अगर सच्चाई के रास्ते पर है और चोरी नहीं की है तो जेपीसी बैठा दो राफेल मामले में। जो सर्वोच्च न्यायालय ने इनको क्लीन चिट नहीं दिया है, अगर इनमें हिम्मत है तो जेपीसी से जांच क्यों नहीं करा लेते हैं। राफेल मुद्दे को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम जारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, अब जेपीसी की मांग हो रही है। कुल मिलाकर आने वाले लोकसभा चुनाव तक राफेल का मुद्दा छाया रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भारत और फ्रांस सरकार के बीच हुए इस सौदे पर कई अनुत्तरित सवाल हैं, जिनका जवाब शायद ही मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राफेल डील मामले में कांग्रेस की जेपीसी की मांग पर अपनी राय रखी। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जेपीसी नीतिगत मुद्दों पर गठित हो सकता है और जेपीसी का काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। A JPC can be on a policy issue. A politically partisan body which divides on political lines can never do an investigative function. Investigations are to be done either by investigating agencies or by courts or by judicial tribunals. डील मामले में कांग्रेस और राहुल गांधी के आरोपों को केंद्रीय वित्त मंत्री ने झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि राफेल डील में पूरी तरह से नियमों का पालन हुआ है। Party and its leader Rahul Gandhi lied one after the other. Procedures are not followed, CCS approval is not taken, Air Force is not consulted, everything was a figment of imagination. Every procedure was followed. The court says yes. Oh, 500 versus 1600. Completely rubbish. The price at which they are now being purchased is significantly lower both for a plain aircraft and a weaponized aircraft. कोलेबिरा विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है, लेकिन अब तक किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में बड़े दलों के बड़े नेताओं ने प्रचार मैदान में दम नहीं दिखाया है। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले महज एक सीट के लिए हो रहा ये विधानसभा उपचुनाव सियासी दलों के लिए सिर्फ औपचारिकता है? और अगर औपचारिकता है तो फिर इस एक सीट पर विपक्ष की एकता खंडित क्यों हो गई? कोलेबिरा विधानसभा चुनाव में एकजुटता का दावा करने वाली विपक्ष पहले ही अपनी भद पिटवा चुका है। यहां तक कि जेएमएम परिवार में ही दरार पड़ गई है और रही सही कसर चुनाव प्रचार में बड़े नेताओं की दूरी ने पूरी कर दी। झारखंड पार्टी की प्रत्याशी मेनन एक्का के समर्थन में अब तक जेएमएम और आरजेडी के किसी भी बड़े नेता ने एक भी दिन प्रचार नहीं किया। फिर भी हर हाल में मेनन एक्का की जीत का दावा करते हैं। पे काम हो ही रहा है। गुमला जिला, खूंटी जिला और सिमडेगा जिला, तीनों जिला के जो कार्यकर्ता है, नेतागण है, विधायक है, पूर्व विधायक है, सभी कोई लगे हुए हैं वहाँ पर। और निश्चित तौर पर बहुत बड़े अंतर से हम वहाँ पर हमारा जो समर्थित प्रत्याशी है उनकी जीत सुनिश्चित है। पावर शक्ति है, राष्ट्रीय जनता दल का है, वोट है, हमारे लोग हैं वहाँ और सारे लोगों को मालूम है। और राष्ट्रीय जनता दल का पूरा जो वोट है वो मेनका को मिलेगा। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी विक्सल कोंगारी को समर्थन दे रहे जेवीएम के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी खुलकर डॉक्टर अजय कुमार के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इधर बीजेपी कोलेबिरा सीट को प्रतिष्ठा का सवाल भले ही मान रही है, लेकिन बीजेपी के भी कोई बड़े नेता अब तक प्रचार मैदान में नहीं दिखे हैं। फिर भी सीपी सिंह, बसंत सोरेन की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। तो जहाँ तक है तो बिल्कुल लड़ाई में है, भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोलेबिरा में कमल खिले। मंगलवार को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, लेकिन मेनन एक्का को समर्थन दे रहे जेएमएम और आरजेडी ने सिर्फ जिला इकाई की सेना को ही लगाया है। उधर बीजेपी भी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा ताकत झोंक रखी है। चुनाव मैदान में 5 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है और सबको अब 20 दिसंबर को मतदान और 23 दिसंबर को आने वाले नतीजों का इंतजार है। न्यूज 18 के लिए सिमडेगा से मुकेश के साथ रांची से उपेंद्र और भुवन की रिपोर्ट। तो केंद्र हो या राज्य सरकार, पीटीजी परिवारों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चला रही हैं। वो चाहे डाकिया योजना हो, बिरसा आवास योजना हो, लेकिन विभागीय अधिकारियों और कर्मियों की लापरवाही के कारण योजनाओं का लाभ लाभुकों तक नहीं पहुंच रहा है। पलामू के रामगढ़ प्रखंड से रिपोर्ट देखिए। पलामू जिले के रामगढ़ प्रखंड का आदिम जनजाति बहुल गांव है गोरे बलैया। इस गांव में 2 दर्जन से अधिक पीटीजी परिवारों को कल्याण विभाग ने बिरसा आवास योजना का लाभ देने के नाम पर धोखा दिया है। लाभुक पिछले 4 महीने से अपने खेतों में नींव खोदकर योजना की राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लाभुकों को बिरसा आवास की राशि नहीं दी गई। लाभुकों की माने तो कल्याण विभाग के पदाधिकारियों ने ये कहा था कि बिरसा आवास योजना के लाभुक अपने खेतों में मकान बनाने के लिए नींव खोद लें और उसके बाद तुरंत उनके खाते में राशि की पहली किश्त आ जाएगी। तो 4 महीना से है, अभी नवजात में छोड़ दिए हैं। अभी तक हम लोग को बिरसा आवास हुआ है, अभी तक कोई परमिट अभी तक नहीं हुआ है। तो जांच पड़ताल तक अभी तक नहीं हुआ है। क्या बोला गया था, कौन लोग आया था कि वो नवजात के रखिए, उसके बाद आपको जाएगा फोटो, उसके बाद पैसा डलाएगा। अभी तक कोई जांच पड़ताल अभी तक नहीं है। 4 महीना तक से हो गए हमन के अथी ने कोल्ले, अभी तक ले कोई पैसा नहीं के मिला।
नहीं जतला के बाद पैसा डाला जाएगा, अभी तक कोई पैसे नहीं डाला। वहीं मामले पर जिला कल्याण पदाधिकारी विभागीय कारण बताकर कह रहे हैं कि लाभुकों को जल्द ही योजना का लाभ मिलने लगेगा। कुछ एजी के कारण जो है बिल लंबित था, हम लोग का पूर्व का जो है बैकलॉग था डीसी बिल, जिसके चलते उस हेड में बिल नहीं जनरेट था, क्लियर हो गया है। एक सप्ताह के अंदर जो है सारी राशि जो है उन लोग के खाते में चला जाएगा। कितना लाभुक लगभग है? 30 लाभुक। 4 महीनों का वक्त कम नहीं होता। विभागीय कारण तो बस अपनी लापरवाही छिपाने का एक बहाना है। खैर, अब जब मामला मीडिया तक पहुंच गया है तो कल्याण विभाग भी जल्द राशि रिलीज करने की बात कह रहा है। उम्मीद है कि जल्द गोरे बलैया गांव के पीडीजी परिवारों को अपने सपनों का घर मिल जाएगा। नीलकमल, न्यूज़ 18, पलामू। उत्तराखंड में पॉलिथीन बैग पर बैन लगा है, बावजूद इसके धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, या यूं कहें कि कानून का माखौल उड़ा रहे हैं। और जब सवाल उठते हैं तो एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। झारखंड सरकार ने राज्य में पॉलीथीन पर बैन लगा रखा है और शहर का हर सब्जी बाजार, हर किराना दुकान या अन्य दुकानों में बेधड़क पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो भी क्यों नहीं, कानून अगर बनाए गए हैं तो इसे लागू करने की जिम्मेवारी जिन पर होती है वो भी मानो लापरवाही रहते हैं। शहर की तस्वीर देख आप कह सकते हैं कि लोगों ने भी प्लास्टिक की थैलियों को अपनाना अपनी आदत बना ली है। और अगर ये कानून सख्ती से लागू नहीं हो पा रहा है तो इसके जिम्मेदार भी कई मायने में हम भी हैं। कहने का मतलब ये कि प्लास्टिक बंद हुआ सही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लास्टिक बंद होने सरकार को प्लास्टिक के जगह पे कुछ और व्यवस्था का विकल्प देना चाहिए। जागरूक होगी तो सॉरी, हम बोलिए तो हम छोड़ देते हैं। ठीक है, हम रख देते हैं। नहीं, हम इस पर हम सुबह में भी बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि नहीं लाना चाहिए, लेकिन अभी हम जल्दी में है, मेरा तबीयत खराब था। जी, हम जल्दी में होते हैं, कानून भूल जाते हैं, सजगता भूल जाते हैं और वो गलती कर देते हैं जिसका खामियाजा पर्यावरण को उठाना होता है। रांची के सब्जी बाजार में कई ऐसे ग्राहक मिले जो अगर सब्जी खरीदते हैं तो खुद ही दुकानदार से प्लास्टिक की थैली मांगते हैं। नहीं भी अगर मांगे तो दुकानदार खुद ग्राहकों के हाथों में सामान की थैली थमा देते हैं। दुकानदारों की भी मजबूरी है। साफ कहते हैं, सरकार ने पॉलीथीन बैग बैन तो कर दिया पर विकल्प नहीं दिया। वो कहा ऐसी कस्टमर के देवे लाग नहीं रहता था, नहीं रहता है, डर तो है ही है भाई, क्या कीजिएगा, आप हाथ में नहीं न ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से प्लास्टिक बैग को ना कहने की अपील नहीं की गई, पर लोगों को जागरूक करने से ज्यादा ये पब्लिसिटी लगा। नतीजा ये हुआ कि अपील का असर आम लोगों तक नहीं पहुंचा। पॉलीथीन बैग बैन होने के बावजूद अगर ये मजाक है तो कई सवाल है जिसका जवाब जिम्मेदारों को देना होगा। जब पॉलीथीन बैग बैन है तो दुकानदारों तक ये पहुंच कैसे रहा? कहां बनाए जा रहे हैं ये प्लास्टिक बैग? पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल क्या लोगों की आदत बन गई है? बाजारों में जिम्मेदार अधिकारी नदारत रहते हैं। कानून को लेकर क्या लोगों को जागरूक नहीं किया जाता है? मेरे नज़र में भी ऐसा है, जो पॉलीथीन बैग मिल रहा है, लेकिन सरकार से आग्रह करेंगे कि इस पर सख्ती बढ़ते और पॉलीथीन बंद हो। राजधानी रांची में सब्जी लेना हो, चिकन लेना हो, मटन लेना हो या फल लेना हो, सब कुछ पॉलीथीन में मौजूद है। कैमरा पर्सन नलिन सिंह के साथ अजय लाल, न्यूज़ 18, रांची। चलिए, बिहार में भी पॉलीथीन के इस्तेमाल पर रोक का फरमान जारी हो गया, लेकिन यहाँ विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में 23 दिसंबर से पॉलीथीन के इस्तेमाल पर जुर्माना देना होगा। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन विकल्प के तौर पर तैयारियां न के बराबर है। जीविका को थैलियां मुहैया कराने की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन समझना मुश्किल नहीं कि पटना में लाखों की आबादी पर ऐसे स्टॉल से क्या फायदा होगा। विकल्प न होने से दुकानदार और ग्राहक दोनों की परेशानी बढ़ी है। ये व्यवस्था पहले सरकार को कर लेना चाहिए। दिक्कत हम लोग का तो बहुत है, दुकानदारी में भी हट जा रहा है। मान लीजिए एक प्लास्टिक का कीमत वो उसमें तो आपको 50 पैसा पड़ जाता है, इसमें आपको 2 रुपया 1 रुपया पड़ जा रहा है। प्लस आपको 2 किलो ये इसमें हट नहीं रहा है, बड़ा लेंगे तो कम से कम 2 से या 3 रुपया पड़ जाएगा एक प्लास्टिक का। पहले क्या अटेंडम प्रोग्राम हो जाता था कि भाई कुछ सब्जी लेना है, कुछ फल लेना है, तो दिक्कत अब आएगी। लेकिन अभी तो अगर प्री प्लानिंग नहीं होती थी पहले सामान खरीदने के लिए, अब प्री प्लानिंग करके बैग लेके ही चलना पड़ेगा।
नगर निगम के अधिकारी भी मानते हैं कि लोगों को परेशानी होगी, लेकिन दावा है कि समय पर सब कुछ ठीक ठाक कर लिया जाएगा। हमारा जो विशेष इसमें जो प्रयास यही था कि लोगों तक इस बात को बताने में हम लोग सफल हुए हैं। प्रयास यही था कि प्लास्टिक कैरी बैग जो है बिल्कुल प्रतिबंधित है और इसके वैकल्पिक रूप में लोग थैला का इस्तेमाल करेंगे। पर्यावरण के लिहाज से पॉलीथीन पर प्रतिबंध जरूरी है। नगर विकास विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया, लेकिन बिहार सरकार की तैयारी पूरी नहीं दिखती। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और बात मुंबई के अंधेरी के MIDC इलाके में स्थित कामगार अस्पताल में लगी आग की, जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दूसरी तरफ अस्पताल में लगी आग में फंसे लोगों को फायर लिफ्ट के जरिए बिल्डिंग से उतारने का काम जारी है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है और यह काम अब भी बदस्तूर जारी है। वहीं आग को बुझाने के लिए मौके पर करीब दर्जन भर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। और आपको बताएं कि आग हॉस्पिटल के 9वें फ्लोर पर लगी और आग के बाद ऊपर के फ्लोर से मरीजों को फायर ब्रिगेड की टीम सीढ़ियों के सहारे बाहर निकाल रही है। फायर का एग्जैक्ट रीजन मालूम नहीं है, वेदर इट इज शॉर्ट सर्किट और वेदर इट इज समथिंग एल्स, बट डेफिनेटली अभी हमारा जो काम है वो सभी लोगों को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। टोटल 160 पेशेंट थे, इंडोर पेशेंट 160 थे, तो उसमें से जितने भी है अभी मैं जाके देख लूँगा। अभी प्राथमिक जानकारी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जोरदार शुरू है। लोगों को बाहर निकालने का फायर ब्रिगेड और हमारे जो स्थानिक कार्यकर्ता है उन्होंने पहले से ही बहुत जोरदार कोशिश करके जितने लोगों को बचा सकते हैं उतने बचा है। आजू बाजू के सब हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में फिथाई तूफान ने तटीय इलाके के काकीनाडा यानम के बीच तट पार किया और इस तूफान के चलते अभी तक 3 लोगों के मरने की खबर है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी के जिले में इसका सबसे ज्यादा असर देखा गया। इसके चलते खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है। तूफान के कारण पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम जिलों में भारी बारिश हुई है।